बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स के शॉर्ट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल वॉकिंग ऑन ट्रैम्पोलाइन डू यू फील मोर प्रेशर व्हेन यू स्टैंड स्टिल और जंप अप एंड डाउन? व्हाई डज प्रेशर चेंज विद मूवमेंट? उन्होंने इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब आप ट्रैम्पोलिन के ऊपर वॉक कर रहे होते हैं, ट्रैम्पोलिन में आप बेसिकली ट्रैम्पोलिन है क्या कि आप कभी पार्क में जाते हैं तो वहाँ पे जंपिंग के लिए एक यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसके ऊपर आप जंपिंग करते हैं, इसको ट्रैम्पोलिन कहते हैं। वो इसके बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब आप इसके ऊपर स्टिल खड़े होते हैं तो तब आप ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं, या जब पुश अप और डाउन करते हैं, जंप अप करते हैं या जंप डाउन करते हैं, तब जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। दो कंडीशंस आपको दी गई हैं, दो सिचुएशंस दी गई हैं। उन दो सिचुएशंस में से किस सिचुएशन में प्रेशर ज़्यादा फील होगा वो बताना है, ठीक है। और प्रेशर चेंज क्यों होता है वो भी हमने डिस्कस करना है। तो पहली सिचुएशन जो है उसमें ये कहा गया है कि अगर आप ट्रैम्पोलिन के ऊपर स्टिल खड़े हो जाएं, और दूसरी सिचुएशन ये बताई गई है कि आप जंप अप और डाउन करें, तो उस इन दोनों में से किस केस में जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा और ये प्रेशर चेंज क्यों होता है। तो सबसे पहली चीज़ कि प्रेशर का जो हमें फार्मूला मालूम है P=F/A, इसमें फोर्स और एरिया है, दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर, यानी कि अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर, यानी कि एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। अब पहले अगर हम फोर्स का जिक्र करें तो जब स्टिल खड़े हैं तो उस टाइम जो सिर्फ सिंपल बॉडी का जो वेट है वो अप्लाई हो रहा है, उसकी वजह से प्रेशर है। लेकिन जब आप जंप अप और डाउन करते हैं तो उस केस में आपका एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होने की वजह से वेट तो ऑलरेडी था, वेट और एक्सेलरेशन दोनों मिलकर क्या कर लेते हैं, इस फोर्स को ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जब आप जंप अप और डाउन करते हैं उस केस में प्रेशर ज़्यादा होगा बनिस्बत उसके कि जब आप ट्रैम्पोलिन के ऊपर स्टिल खड़े हो जाएं, ठीक है। पहला केस ये हो गया। दूसरी चीज़, वाई डज प्रेशर चेंज विद मूवमेंट? मूवमेंट के साथ साथ ये प्रेशर चेंज क्यों होता है? तो जाहिर सी बात है कि जब अप एंड डाउन मूव करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, जो बॉडी का जो वेट होता है वो डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड वेट है। अब उस वेट एक तो जब डाउन करते हैं तो उस वेट की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं, और जंप अप करते हैं तो अगेंस्ट दी ग्रेविटी हम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो दोनों केसेस में ये जो एक्सेलरेशन में वेरिएशन आती है, इसका मतलब ये है कि फोर्स चेंज हो रही है। जब फोर्स चेंज होगी तो डेफिनेटली प्रेशर भी चेंज होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज द शेप ऑफ ए थंब पिन हेल्प इट पेनिट्रेट सरफेस इजीली? कि जो थंब पिन होती है उसकी शेप ऐसी हमें किस तरह हेल्प देती है कि उसको हम किसी भी सरफेस में इजीली इंसर्ट कर सकें। तो बेसिकली थंब पिन जो है वो आपने देखी हुई है, ये थंब पिन्स आपको नजर आ रही हैं। इन थंब पिन्स के बारे में क्वेश्चन किया गया है कि इस थंब पिन की जो शेप है वो कैसे हमें मदद देती है कि हम इजीली उसको किसी सरफेस में पेनिट्रेट कर सके। तो यहाँ पे भी बेसिकली प्रेशर इन्वॉल्व है। प्रेशर का फार्मूला हमारे पास P=F/A होता है। फोर्स और एरिया इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर फोर्स जो है वो तो हमने अपने हाथ की मदद से लगानी है इस पिन को इंसर्ट करने के लिए, लेकिन जो एरिया है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एरिया प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से इजीली पेनिट्रेट हो जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं जो थंब पिन है इसकी जो पिन होती है वो इंतहाई बारीक बनाई जाती है, नैरो है इसका जो आगे वाला हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मिनिमम है। तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, जितना कम होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ज्यादा प्रेशर होगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की वजह से ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है, जिसकी वजह से ये पिन इजीली किसी भी सरफेस में पेनिट्रेट कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ यू ब्लो अप अ बैलून एंड देन टाई इट क्लोज्ड, व्हाई डज इट स्टे इन्फ्लेटेड इवन थ्रू
you stop blowing. How does pressure play a role here? कि एक बैलून में आप हवा भरते हैं और उसको बंद कर देते हैं, टाई कर देते हैं, उसको आप धागे से बांध देते हैं, उसका मुंह जो है जहां से आपने हवा भरी, उसके बाद आप उसको छोड़ दें, ठीक है, तो वो उसके अंदर हवा भरी क्यों रहती है? वो ऐसा क्यों नहीं होता कि वो हवा उसमें से निकल जाए? या दूसरा क्वेश्चन का क्या पूछा गया है, हाउ डज प्रेशर प्ले अ रोल हेयर? प्रेशर इसमें कैसे रोल प्ले कर रहा होता है? तो बेसिकली जो बैलून होता है, बैलून में जब आप एयर फिल करते हैं, एयर आपने जो जो इसके अंदर फिल करते जा रहे हैं, तो इसका अंदर का प्रेशर जो है वो ज्यादा होता जा रहा है, ठीक है, अंदर का प्रेशर, बैलून के अंदर का प्रेशर ज्यादा होता जा रहा है। जब आप इसको फिल करने के बाद टाई कर देते हैं, बांध देते हैं, तो अब अंदर बैलून के अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो चुका है। अब वो जो प्रेशर है बैलून के अंदर, वो क्या करेगा, हाई प्रेशर लो प्रेशर की जगह लेने की ट्राई करेगा, यानी कि अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर की तरफ आने की ट्राई करेगा, जिसकी वजह से बैलून की जो शेप है वो बरकरार रहती है। इंटरनल प्रेशर, जाहिर सी बात है, जब प्रेशर एक जगह पे हाई है और दूसरी जगह पे लो है, तो प्रेशर हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ पुश होगा, जिसकी आप दरमियान में क्या है, बैलून है, तो वो बैलून को इन्फ्लेट कर देता है, उसको फुला देता है, तो इसकी ये शेप बरकरार रहती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, Why an airtight layer of space suit is designed to maintain a constant pressure around the astronaut? एस्ट्रोनॉट वो पर्सन्स होते हैं जो कि स्पेस में जाते हैं किसी भी खिलाई तहकीक के लिए, इन्वेस्टिगेशंस के लिए, रिसर्च के लिए, तो उनको एक प्रॉपर सूट पहनाया जाता है जिसको स्पेस सूट कहते हैं। उस स्पेस सूट के बारे में क्वेश्चन किया गया है कि वो एयर टाइट लेयर होती है, ठीक है, वो एयर टाइट लेयर जो है, वो जो स्पेस सूट की होती है, वो स्पेस सूट क्यों पहनाया जाता है उस एस्ट्रोनॉट को, उसका जो कांस्टेंट प्रेशर है वो मेंटेन रखना क्यों जरूरी होता है। तो इस स्पेस सूट की बात की जा रही है। ये स्पेस सूट जो है, ये ह्यूमन को, जो भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको पहनाया जाता है। किस वजह से? ताकि जो इस ह्यूमन के अक्रॉस एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो ह्यूमन के अक्रॉस प्रेशर है, वो हमारे पास क्या रहे, कांस्टेंट रहे। क्योंकि स्पेस में, वैक्यूम में प्रेशर होगा। हमने एक बात पढ़ी हुई है कि अर्थ की सरफेस से जो जो ऊपर जाए तो प्रेशर डिक्रीज करता है, और जब ऊपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से ह्यूमन बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो एस्ट्रोनॉट को एक ऐसा सूट पहनाया दिया जाता है जिसमें एयर टाइट हुई होती है, यानी कि जिसकी वजह से एडवांटेज ये होता है कि ह्यूमन की बॉडी के अक्रॉस जो एयर प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहने से जो ह्यूमन है वो काफ़ी सारे चीज़ों से, हार्मफुल इफेक्ट्स से बचा रहता है, जैसा कि डीकम्प्रेशन है, सिकनेस है या टिश्यू डैमेज है। इन चीज़ों से, इस स्पेस सूट की वजह से एस्ट्रोनॉट्स सेफ रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ए लिक्विड हैज डेंसिटी ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ मर्करी, व्हाट विल बी हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन बैरोमीटर? अगर लिक्विड की जो डेंसिटी है वो ट्वाइस हो डेंसिटी ऑफ द मर्करी के, तो इस केस में उस लिक्विड की हाइट क्या होगी बैरोमीटर के कॉलम में? अपने बैरोमीटर का जो टॉपिक है वो स्टडी किया हुआ। बैरोमीटर में एक लॉन्ग ट्यूब यूज की जाती है। उस लॉन्ग ट्यूब में जब मरकरी यूज किया जाता है तो मरकरी के केस में वहां पर हाइट 76 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर एक लिक्विड उसकी जगह पे यूज किया जाए, ऐसा लिक्विड जिसकी डेंसिटी मरकरी की निस्बत डबल है, तो उस केस में उस ट्यूब में हाइट कितनी होगी, बैरोमीटर ट्यूब में लिक्विड की हाइट क्या होगी? तो सबसे पहली चीज, हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है, लिक्विड की जो डेंसिटी है वो ट्वाइस है डेंसिटी ऑफ द मरकरी के। तो हमने लिक्विड की जो डेंसिटी है, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो लिक्विड इक्वल टू 2 रो HD। HD मरकरी को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लिक्विड की डेंसिटी ट्वाइस ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मरकरी है। प्रेशर इन केस ऑफ लिक्विड क्या होता है? P इक्वल टू रो GH। ठीक है,
अब इस केस में P लिक्विड, G H लिक्विड, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। और प्रेशर इन केस ऑफ मरकरी कितना होगा, P इक्वल टू रो एच जी एच, ठीक है। जब डेंसिटी और हाइट चेंज होगी ना, G की वैल्यू तो दोनों केसेस में सेम रहेगी। लिक्विड के केस में लिक्विड की डेंसिटी अलग है, लिक्विड की हाइट अलग होगी। प्रेशर मरकरी के केस में मरकरी की डेंसिटी अलग है, मरकरी की हाइट अलग होगी। G की वैल्यू दोनों केसेस में सेम रहती है। जब इन दोनों को हमने नोट कर लिया तो ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इनको कंपेयर करते हैं। प्रेशर तो दोनों केसेस में सेम एक्सर्ट होगा ना, सिर्फ डेंसिटी में चेंजिंग आई है। तो दोनों को हम सेम कंपेयर करके इसमें से हम लिक्विड की हाइट जो है वो देख लेते हैं। जब दोनों को कंपेयर किया तो रो लिक्विड जी एच लिक्विड इक्वल आ जाता है रो एच जी एच जी। यहां से एच लिक्विड इस तरफ रखा, जी से कैंसिल हो गया, तो बाकी रो एच जी डिवाइडेड बाय रो लिक्विड इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। एच लिक्विड इक्वल होगा हमारे पास रो लिक्विड की जगह पे फर्स्ट इक्वेशन जो हमें फर्स्ट कंडीशन गिवन थी उसके मुताबिक रो लिक्विड की जगह पे हमने 2 रो एच जी लिख दिया। तो यहां से जो रो एच जी है वो इस रो एच जी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, एच जी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हमारे पास एच लिक्विड आ गया। इसका मतलब ये है कि हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ द लिक्विड इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम, ठीक है। मरकरी कॉलम में जो हाइट होगी उसका हाफ होगा लिक्विड की जो हाइट आएगी। यानी कि अगर जो लिक्विड जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर की जो ट्यूब है जिसमें मरकरी यूज किया गया था, अगर उस मरकरी की जगह पर हम एक ऐसा लिक्विड यूज करें जिसकी डेंसिटी मरकरी की निस्बत डबल है, तो उस केस में जहां तक मरकरी की हाइट थी उस कॉलम में, उससे हाफ होगी उस लिक्विड की हाइट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई वुड नॉट बी एबल टू सिप वाटर विद स्ट्रॉ ऑन द मून। चांद के ऊपर स्ट्रॉ की मदद से पानी या कोई भी लिक्विड हम क्यों नहीं पी सकते, उसकी रीजन क्या है। तो सबसे पहली बात आपको ये जानना जरूरी है कि स्ट्रॉ की मदद से जब हम पानी पीते हैं तो इसमें कौन सा फिनोमेना यूज हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे प्रेशर यूज हो रहा है। जब हम इस सिप को पानी के अंदर डुबोने के बाद यहां से अंदर की तरफ खींचते हैं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, जब अंदर की एयर को हम सक करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, अंदर एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब जब एयर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बाहर से प्रेशर क्या होगा, उस लो एयर प्रेशर की जगह लेने की कोशिश करेगा। अब बाहर क्या है, बाहर तो हम लिक्विड है, उस पाइप के साथ लिक्विड अटैच है, तो एयर वहां से जब हम अंदर सक करते हैं, एयर प्रेशर अंदर लो हुआ, उस एयर प्रेशर को फिल करने के लिए बाहर का प्रेशर अंदर की तरफ जाता है, तो वो लिक्विड सिप हो जाता है हमारे मुंह के अंदर, ठीक है। लिक्विड हमारे मुंह में चला जाता है। लेकिन जब हम चांद की बात करते हैं तो चांद पे एयर प्रेशर मौजूद ही नहीं है। एयर प्रेशर अगर है भी तो बहुत कम वैल्यू है, ठीक है। एयर प्रेशर चांद पे है ही नहीं। जब एयर प्रेशर चांद पे नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, तो इस केस में आप शक करते हैं जो लिक्विड है वो ऊपर नहीं जाता, क्योंकि अगर हम एयर प्रेशर अंदर डिक्रीज कर भी दें तो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही नहीं जो उस लो एयर प्रेशर की जगह ले सकेगा। तो इस वजह से चांद पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना होने की वजह से हमारे पास जो स्ट्रॉ है उसकी मदद से हम पानी सिप नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ आर वी एबल टू ब्रेक अ मेटल वायर बाय बेंडिंग इट रिपीटेडली। एक मेटल वायर है और उसको बेंड करते हैं हम रिपीटेडली, तो उसकी वजह से वो ब्रेक कैसे कर जाती है, टूट कैसे जाती है, ये हमने बताना है। तो बेसिकली इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो वायर है, वायर को कंटिन्यूअसली बेंड किया जाए तो बेंड करने से वो टूट जाती है, ब्रेक कर जाती है। उसकी रीजन क्या है, उसकी सिंपल सी रीजन है कि जब आप किसी भी मेटल वायर को रिपीटेडली बेंड करते हैं तो मेटल वायर की में माइक्रो क्रैक्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे क्रैक्स जो आपको आम आंख से नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन वो क्रैक्स आपको उसमें पड़ने शुरू हो जाते हैं, और जो जो आप ज्यादा बेंड करते जाते हैं उस वायर को, उतना वो क्रैक्स बड़े होते जाते हैं,
ठीक है। और इस जो माइक्रो क्रैक्स हैं ये वीक करते हैं वायर को टाइम गुजरने के साथ साथ, यानी कि जितनी आप इसको रिपीटेडली बेंड करेंगे उतने ज़्यादा माइक्रो क्रैक्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। इस प्रोसेस को फटीग कहते हैं। और इसके साथ साथ क्या होगा, वायर जो होगी वो स्ट्रेस सपोर्ट नहीं कर पाएगी। कौन सा स्ट्रेस? फोर्स पर यूनिट एरिया। जो हम उसको बेंड करने के लिए फोर्स लगा रहे हैं ना, वो उस फोर्स को सपोर्ट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से वो वायर टूट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, A spring having spring constant K when loaded with mass M is cut into two equal parts. One of the parts is loaded with the same mass M again. What will be its spring constant now? कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और उसके साथ एक मैस अटैच किया गया है जिसका मैस M है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट अटैच किया गया है जिसका मैस M है। अब उसके बाद उस स्प्रिंग को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। उसका एक हिस्सा जो है वो सेम मैस M के साथ दोबारा हैंग किया गया है उस स्प्रिंग के एक हिस्से को। व्हाट विल बी इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट नाउ? उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? तो सबसे पहली चीज, हम स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए जो इक्वेशन यूज करते हैं वो हुक्स लॉ है, F इक्वल टू KX। इसमें F रिस्टोरिंग फोर्स है, K स्प्रिंग कांस्टेंट है और X हमारे पास एक्सटेंशन है उसमें। ठीक है, तो यहां से K इक्वल आ जाता है F ओवर X के, स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल आ गया F ओवर X के। अब जब हम एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस M है वो हैंग करेंगे तो उसकी वजह से जो फोर्स अप्लाई होगी वो उसके वेट के इक्वल होगी, यानी कि फोर्स इक्वल होगी वेट के, और वेट का फार्मूला हमारे पास mg है, तो K इक्वल आ जाता है mg ओवर X के। ठीक है, अब जो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, जहां पे हम क्या करेंगे, स्प्रिंग की लेंथ को हाफ कर देंगे, वहां पे K प्राइम न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट K प्राइम हो जाएगा इक्वल टू मैस सेम है, वो हम चेंज नहीं कर रहे केस में, G की वैल्यू सेम रहेगी, डिवाइडेड बाय X हम चेंज करेंगे तो X के साथ भी प्राइम लगा दिया। न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट K प्राइम होगा जिसमें X प्राइम चेंज होगा, हमने जस्ट लेंथ को हाफ करना है, तो X प्राइम की जगह पे हम लेंथ को हाफ करेंगे, यानी कि ओरिजिनल लेंथ का हाफ x/2 यहां पे पुट कर दिया। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो 2 ऊपर चला जाएगा, K प्राइम इक्वल आ जाएगा 2mg ओवर X के। तो K प्राइम इक्वल आ जाएगा 2, हम बाहर लिख देते हैं, mg ओवर X आ जाता है। mg ओवर X हमारे पास K की इक्वल था तो mg ओवर X की जगह पे K लिख दिया। इसका मतलब ये है कि अगर हम स्प्रिंग की लेंथ को हाफ कर देते हैं तो उससे जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई डू स्टैटिक फ्लूइड्स ऑलवेज एक्सर्ट अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस? जो स्टैटिक फ्लूइड होता है वो हमेशा फोर्स एक्सर्ट करता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसकी रीजन क्या है? तो बेसिकली कोई भी फ्लूइड से मुराद लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकती है, इन दोनों को कंबाइनली फ्लूइड का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिखाई गई है, ये एक टायर दिखाया गया है। टायर के अंदर जो एयर फिल की जाती है वो गैस है। गैस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन रेड एरोस की मदद से आपको शो किया गया है, वो इस सरफेस के ऊपर अप्लाई हो रहा है। और जो नोजल होती है जहां से एयर भरी जाती है उसको जूम करके दिखाया गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एयर प्रेशर जो है वो अर्थ की सरफेस पे अप्लाई हो रहा है, परपेंडिकुलरली अप्लाई हो रहा है। इसकी रीजन क्या है? बेसिकली जो स्टैटिक फ्लूइड है वो हमेशा जो भी सरफेस है, जिस भी सरफेस के अंदर वो फ्लूइड मौजूद है, उसकी वॉल्स के परपेंडिकुलरली प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, और तमाम डायरेक्शंस में इक्वली प्रेशर एक्सर्ट होता है। जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं सरफेस के साथ तो वो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं सरफेस के ऊपर। ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तमाम डायरेक्शंस में। ठीक है, जिसकी वजह से हम ये जानते भी हैं पास्कल लॉ के मुताबिक कि जो प्रेशर है वो तमाम डायरेक्शंस में इक्वली एक्सर्ट होता है। तो ये जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हुई इसने प्रेशर को तमाम डायरेक्शंस में इक्वली एक्सर्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो मूव नहीं करता, वो फ्लो नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। हाउ कैन स्मॉल कार लिफ्टर लिफ्ट्स लोड हैवियर देन इटसेल्फ? स्मॉल कार लिफ्टर जो है वो लोड उठा सकता है अपने लोड से ज्यादा।
उसकी क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कार लिफ्टर जो होता है ना, उसका वेट, अपने वेट से ज्यादा वेट वो उठा लेता है, उसकी रीजन क्या है? तो बेसिकली हम जो कार लिफ्टर है ये वाला है या एक स्टैटिक कार लिफ्टर होता है, दोनों केसेस में हाइड्रोलिक प्रेस वाला सिस्टम यूज किया जाता है, ठीक है, जिसमें एक पिस्टन होता है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है और दूसरा पिस्टन होता है जिसके ऊपर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है। तो स्मॉल पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है, वो फोर्स जो है क्या करती है, उस फोर्स की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है तमाम डायरेक्शन में। तो वो जब लार्ज पिस्टन वाले एरिया पे वही प्रेशर एक्सर्ट होता है तो वहां पर एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होता है, P = F/A के फार्मूले से। स्मॉल पिस्टन था, एरिया कम था, तो वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। और जब लार्ज पिस्टन एरिया आ गया तो वहां पे प्रेशर कम होगा, लेकिन उसके वजह से क्या होगा कि जो कार है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी। तो बेसिकली हाइड्रोलिक प्रिंसिपल यहां पे यूज हो रहा होता है। तो यहां तक इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।